दोस्तों नमस्कार। आज बात कर रहे हैं हम हिंदी साहित्य की एक और नई विधा फायकू पर। फायकू का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है और इतनी नई भी नहीं है। बात 2012 की है, जब हिंदी साहित्य को लेकर के फेसबुक पर तमाम रचनाएं तैर रही थी। तुकांत अतुकांत, बहर बेबहर, जिसके मन में जो चल रहा था वो लिख रहा था। उसका कारण भी था। जब हम विधाओं की बात करते हैं, उसमें गीत हो, गज़ल हो, दोहा, चौपाई, सोरठा, उसको साधने के लिए, इन सारी विधाओं को साधने के लिए एक बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। और फेसबुक पर जैसा आप जानते हैं, उतना सीखने का समय किसको रखा है। वहाँ अपने भावों को की अभिव्यक्ति करनी है। और जो शब्द मिल गए, वो गद्य भी हो सकता है, पद भी हो सकता है। पद में भी तमाम विभ्रम हो सकते हैं और गद्य में भी तमाम विभ्रम हो सकते हैं। कहानी लिखने वालों को नहीं पता था कि वो संस्मरण लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं या रिपोर्टाज लिख रहे हैं। उसी तरह से गज़ल लिखने वालों को भी नहीं पता कि वो शेर लिख रहे हैं, तो बहर है, बेबहर है, रदीफ, काफिया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दोहा चौपाई लिखने वालों को भी नहीं पता था कि वो किस में कितनी मात्राएं होती हैं। हाँ, उस समय के जो सधे हुए साहित्यकार थे वो जरूर एक मीटर में या अनुशासन में लिख रहे थे। लेकिन चूंकि फेसबुक एक तब नया नया था और बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहे थे, और उसने एक प्लेटफॉर्म दिया था अभिव्यक्ति के लिए। उसी समय पर कुछ लोग हाइकू भी लिख रहे थे। हाइकू पहले से ये जापानी विधा है, अच्छी विधा है और बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन हाइकू लिखने में भी कठिनाई है। कठिनाई ये है कि उसकी प्रथम पंक्ति में पाँच वर्ण, फिर दूसरी में 7 वर्ण, फिर तीसरी में 5 वर्ण, 5 7 5, ये एक रेशो होता है। और फिर वो वर्ण अक्षर जिनको कहा जाए, अक्षरों को संजोना वो आसान काम नहीं है। हाइकू जिसको कहते हैं, ये उतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी लिखते हैं। अच्छा, बेरंगे होते हैं, बेरस होते हैं, समझ में नहीं आते हर आदमी के। और साहित्य वो होता है जो सबकी समझ में आ जाए। मेरा मानना और मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है अब तक, वो यही है कि साहित्य साथ साथ चलता है। और वर्तमान में आपका जो समय है, आपके समय में आपके लिखे हुए को आप ही के समय के लोग अगर नहीं समझ रहे हैं, तो भविष्य में कौन समझेगा, नहीं समझेगा, ये अलग बात है। तो आप जो लिख रहे हैं, जिनके लिए लिख रहे हैं, उनकी समझ में बात आनी चाहिए। तो कई बार तो शब्दों की तोड़मोड़ से नहीं आती है, क्लिष्टता से नहीं आती है, और जो अनुशासन में लाने के लिए, मात्राओं में लाने के लिए जो गलतियां होती हैं, उनकी वजह से भी नहीं आ पाती हैं। जो सधे हुए लोग हैं वो, उनकी समझ में आ जाती है। कहीं गलत भी होता है तो सुधार कर पढ़ लेते हैं। लेकिन आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, उस आम आदमी की जिसको अभी कविता के बारे में नहीं पता है, अभी कहानी किस्सों के बारे में नहीं पता है, वो सिर्फ बोल करके अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं और कानों से सुन करके उसको रसास्वादन ले सकते हैं। उस स्थिति में फायकू को लेकर के किसी ने कायकू शुरू किया, किसी ने खायकू शुरू किया, किसी ने कुछ शुरू किया, किसी ने कुछ शुरू किया। तब लगा कि मुझे भी किसी कीड़े ने काट लिया है, और मैंने एक पहला फायकू 2012 में फेसबुक पर डाला। और फायकू था, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ क्या था, कि गुनाहों की हर तरकीब मुझे आजमाने दो तुम्हारे लिए। अब उस समय पे बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाई। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये हाइकू नहीं हुआ है, इसको ठीक करो, हाइकू ऐसा नहीं होता है। तब उन लोगों को फेसबुक पर ही मैंने बताया कि ये हाइकू नहीं है, ये फायकू है। फायकू कोई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, कोई सोचा समझा शब्द नहीं था। लेकिन चूंकि फायकू, हाइकू था, कायकू था, खायकू था, तो बस तुकबंदी में, और या यूँ कह लीजिए एकाएक आक्रोश में, ये फायकू शब्द निकल आया। और जब फायकू शब्द निकल आया और एक इस तरह की रचना हो भी गई,
तो फिर लगा कि कुछ करना चाहिए, कि ये तो कुछ ना कुछ तो हो गया। क्या हो गया मुझे नहीं पता था तब तक, लेकिन बस वैसे ही जोशीले अंदाज में कह दिया कि ये फाइकू है। अब फाइकू के बारे में पढ़ा, फाइकू के बारे में सर्च किया, गूगल सर्च किया, तो पता लगा कि आयरिश लोग जो हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी, वो अपने नाम के आगे फाइकू लगाने को अच्छा समझते हैं। या फिर फाइकू का मतलब बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, तलछट जिसको कहते हैं। फिर इसी तरह से पढ़ा तो चीज़ें लगी कि यार कुछ तो है इस शब्द में। फाइकू शब्द मैंने कभी नहीं सुना था, ना मैं उतना बड़ा अंग्रेज़ीदा हूँ और ना ही मैंने विदेशी साहित्य उतनी मात्रा में पढ़ा है, या विदेशी लोगों को मैं उतना जानता भी नहीं हूँ। बस वो हाइकू कायकू खायकू, उसी के साथ फाइकू चलाया। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी रही कि फाइकू एक बड़ा पवित्र शब्द है, और वहाँ आयरिश में या ब्रिटेन में महिला और पुरुष में जो लगाते हैं अपने नाम के साथ, जितने भी लोग लगाते हैं, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों को मैंने जब गूगल पर गया तो बहुत सारे विद्वानों के नाम देखे, बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम देखे, तो लगा, या बहुत सारे उच्च कोटि के लोगों के नाम देखे, तो लगा कि फाइकू शब्द में कुछ तो है। जैसे मार्डोना फाइकू, तो वो नाम के साथ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब फाइकू का कोई तो मतलब है। जब पढ़ा तब लगा कि फाइकू का मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ है, फाइकू का मतलब प्रेम है, स्नेह है। और ये सारे लोग जितने भी फाइकू लगाते हैं अपने नाम के आगे, मुझे उनमें से कोई अपराधी नहीं मिला, मुझे उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको आप गिरा पड़ा या खामोखा का आदमी का कह सकते हैं। वो सब अपने आप में वेल नोन मिले। बहरहाल थोड़ा सा हौसला बढ़ा, फिर लिखे फाइकू। मैंने लिखे तो अविनाश वाचस्पति जी, जो उस समय के बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे और काल के क्रूर हाथों में असमय ही हमसे उनको छीन लिया। उनकी काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी बातें हुई, जितने शक शुबहा थे वो सारे उन्होंने चर्चा की। मुझे नहीं पता है कि मैं फाइकू के बारे में क्या कह रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे अविनाश वाचस्पति ने मुझसे कोई जवाब मांगा और उसका जवाब मैंने दिया, तो लगा कि वो कहीं अंदर से आ रहा है। एक शब्द, दो शब्द हैं फाइकू की अंतिम पंक्ति में, तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारे लिए ही होना जरूरी क्यों है? हालांकि ताज महोत्सव से अपने उद्बोधन में अविनाश वाचस्पति जी ने जब फाइकू का जिक्र किया तो उसमें ये भी कहा था कि हम, हो सकता है कि अगली बार हमारे लिए भी आ जाए, लेकिन नहीं, हमारे लिए नहीं आना था, कभी नहीं आना है। उसका कारण ये है कि जब हमारे लिए आता है, जैसे मेरी अविनाश वाचस्पति जी से बात हुई, उसी का मैं सार बता रहा हूँ। जब हम बात करते हैं हमारे लिए, तो इसका मतलब ये कि हमें कहीं ना कहीं छीनने का या लपकने का भाव है। और जब हम कहते हैं तुम्हारे लिए, तो ये त्याग का भाव है, समर्पण का भाव है। और भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति समर्पण की गवाह रही है। समर्पण भाव भारतीय संस्कृति में रहा है। कितने भी विदेशी आक्रांता आए, वो भारत में जब रहने लगे तो ऐसे घुल मिल गए कि हमेशा से ही वो भारत के लोग रहे हैं। बहुत सारे, अगर आप हिंदी की बात करें तो बहुत सारे देशों की भाषाएं इस हिंदी ने, मतलब दूसरे देशों की भाषाओं को, भाषा के शब्दों को हिंदी ने ऐसे आत्मसात कर लिया है कि आज हम भूल गए हैं कि हमारी मौलिक शब्द क्या थे। अब गिलास है, गिलास का अगर पुल्लिंग करना हो तो हम गिलासों कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम गलत करते हैं, लेकिन हमने ऐसे भाषा के रूप में आत्मसात कर लिया कि अब हमें वो गलत नहीं लगता है। पुर्तगाली, तुर्की, फारसी, अरबी, कितने ही देशों के ऐसे शब्द हैं जो हमने अपनाए हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी को भी हमने अपनाया, अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्दों को हमने अपनाया है। और कभी कभी तो ये लगता है कि ये सारे शब्द जो हम अपनाए हैं या अपना रहे हैं या भविष्य में भी अपनाएंगे, वो कभी संस्कृत से वहाँ गए थे, अपभ्रंश के रूप में वहाँ प्रयोग होते रहे, हमने उन शब्दों को उस तरह से प्रयोग नहीं किया। और जब मिलना शुरू हुआ तो लगा कि ये दूसरी भाषा के शब्द हैं और हमारे दूसरी भाषा के शब्द हैं।
जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी प्राणी की भाषा एक ही होती है, समझने की या समझाने की। आपने जो कहा वो मेरी समझ में आ गया, मैंने जो कहा वो आपकी समझ में आ गया, ये भाषा है। अब इस भाषा को हमने शब्दों के रूप में जब प्रयोग किया, पहली बार किया होगा, लिपि के रूप में बाद में आया, तो वो देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप आया। उदाहरण के लिए मैं यूपी के जनपद बिजनौर में रहता हूँ, नजीबाबाद में विशेष रूप से। लेकिन ये जब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कोटद्वार जाते हैं तो कोटद्वार की भाषा कुछ और हो जाती है। हम 50 किलोमीटर जब मुजफ्फरनगर की ओर जाते हैं तो वहाँ की भाषा कुछ और हो जाती है। जब मेरठ जाते हैं तो वहाँ की भाषा कुछ और हो जाती है। यानी कि ये भाषाएं जब हमारे आसपास 10 कोस में या 20 कोस में बदल जा रही हैं तो बहुत दूरी पे तो बहुत अधिक भाषाएं बदलने का चांस होता ही है और बदली हैं। बहरहाल ये हमारा उद्देश्य नहीं है आज की बात का। बात है फाइकू की। तो उस समय पर फेसबुक पर बहुत सारी बहनें मेरे साथ जुड़ी। जब कई साहित्यकारों ने विरोध किया, मैं नाम नहीं लूँगा किन लोगों ने विरोध किया, तब उन बहनों ने फाइकू लिखने शुरू किए। उन्होंने समझा, व्याकरण समझी, भाव समझे, जिसमें मैं मुख्यतः नाम लूँगा नागपुर से अर्चना राज चौबे का, रश्मि अभय पटना से, उन दिनों वो महाराजगंज में रहती थी, राजस्थान से प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जाना माना नाम है आशा पांडे ओझा, आगरा से सविता मिश्रा जी, एक और व्यंगकार हैं संतोष त्रिवेदी जी, उन्होंने भी फाइकू कहे, अविनाश वाचस्पति जी ने फाइकू कहे, और हम लोगों ने बड़े तर्क वितर्कों के साथ चर्चाएं की। इस कड़ी में आए तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। और भी अभी कुछ ही समय पहले की घटना है, मेरी इच्छा थी कि इस पर 7 लोगों को लेकर के एक सप्ताह के रूप में पुस्तक प्रकाशित की जाए, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां रहीं, वो नहीं हो पाया काम। कुछ समय पहले फिर निश्चय किया गया कि कुछ किया जाए। इत्तफाकन धामपुर से भाई अनिल शर्मा अनिल जी का आगमन हुआ, चर्चाएं हुई, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे भी लिखने हैं, ये तो अच्छा लग रहा है कुछ। फिर उनको समझाया गया, बताया गया, और उन्होंने 100 फाइकू हमें हमारी ओपन डोर पत्रिका के लिए, ओपन डोर पत्रिका का हमने एक निर्णय ले लिया था कि 14 अक्टूबर का अंक हम फाइकू विशेषांक छापेंगे। तो अनिल शर्मा अनिल जी ने 100 फाइकू भेज दिए। अब जैसे ही एशियन गेम हुए तो अनिल शर्मा अनिल जी ने कहा भाई साहब गेम पर भी लिख दिया जाए, अच्छा लगेगा। मैंने बिल्कुल लिखिए, और आप ताज्जुब करेंगे कि उनके 103 फाइकू एशियन गेम पर हुए और हमने एक भी नहीं हटाया पत्रिका में। 103 वो भी छापे, 100 जो उन्होंने पहले दिए थे वो भी छापे। अब ओपन डोर पत्रिका में जिन लोगों के फाइकू छपे हैं उनके नाम मैं बताऊं, अनिल शर्मा अनिल का मैंने बता ही दिया है आपको, अविनाश वाचस्पति जी जिनको यह पत्रिका समर्पित की गई है, अर्चना राज चौबे जी उनके 100 फाइकू छापे गए, आशा पांडे ओझा जी उनके 100 फाइकू छापे गए, सविता मिश्रा जी, रश्मि अभय जी और मैं खुद। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 7 लोगों के 803 इसलिए कि 103 अनिल जी के अतिरिक्त हैं गेम को लेकर के। तो 803 फाइकू पब्लिश हुए और यह पत्रिका PDF बना करके 14 तारीख को भेजी गई। उसके बाद डाक से सारे लेखकों को भेजी जा रही है, जहाँ जहाँ भी जाती है वो डाक में है पत्रिका और जल्दी मिल जाएगी। अभी मैं देख रहा था कि अनिल शर्मा अनिल जी एक व्हाट्सएप पर ग्रुप चलाते हैं, अनिल अभिव्यक्ति। इस ग्रुप में अनिल जी ने फाइकू लिखे,
कुछ लोगों से आग्रह भी किया, कुछ लोगों को बताया क्या होता है, कुछ लोगों ने उसमें कहा, मैंने वो ग्रुप में देखा, कुछ लोगों ने फाइकू को नई विधा माना, कुछ लोगों ने कहा कि सुना बहुत था लेकिन पढ़ा आज पहली बार है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आज और कल में ही फाइकू सीख लिए और उन्होंने दबादब लिखने शुरू कर दिए। अनिल जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा बिल्कुल भाई साहब वायरस की तरह से फैल रहा है। मुझे प्रसन्नता हुई, और इस प्रसन्नता के लिए या फाइकू के फैलने के लिए या नई विधा के रूप में स्थापित होने के लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा। फिर एक बार नाम लेता हूँ, मैं बार बार नाम लूँगा, अविनाश वाचस्पति जी को, अर्चना राज चौबे जी को, रश्मि अभय, सविता मिश्रा, आशा पांडे ओझा और अब अनिल शर्मा अनिल जी। इन सब के बाद मैं अपना नाम लूँगा। तो दोस्तों, बात आज इतनी सी थी। फाइकू पर बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है, कभी भी करेंगे, भविष्य में करेंगे, लेकिन मैं अनिल जी के फाइकू से अपनी बात का समापन करूंगा कि वो खेल के लिए जो उन्होंने फाइकू लिखे हैं उसी का जिक्र करूंगा कि झांग झाऊ एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन, बधाई तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारे लिए जो शब्द है, दो शब्द हैं, ये अपने इष्ट को समर्पित करने हैं। उस इष्ट के रूप में आपका देश हो सकता है, आपके देवी देवता हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, या आप जिससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो हो सकता है, जिसको भी आप समर्पित करना चाहते हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका शहर नगर कुछ भी हो सकता है, गांव हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जिस पे भी आप कहना चाहते हैं। वो आपने किसी को सामने बैठा लिया है, जैसे हमारे भाव होते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, एक मूर्ति हमारे सामने होती है और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो वैसे ये होता है कि एक भाव हमने कर लिया है कि हमने इसके लिए फाइकू कहने हैं और उसके प्रति हम फिर समर्पित हो जाते हैं। तो चीज़ें आती हैं, निकल के आती हैं, अच्छी आती हैं। व्याकरण भी यही है कि पहली पंक्ति में 4 शब्द रखे गए हैं, दूसरी पंक्ति में 3 शब्द रखे गए हैं और दूसरी पंक्ति में 2 शब्द तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं। इसका आध्यात्मिकता अगर आप देखेंगे तो ये उल्टा पिरामिड बन रहा है। उल्टा पिरामिड वैसे ही जैसे समाचार के रूप में कहा जाता है, जैसे जो बात कहनी है वो शॉर्टकट में 4 शब्दों में प्रथम पंक्ति में कह दी गई है। कहने का जो भाव है, कब कही जा रही है और किस परिवेश में कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, वो बहुत सारी चीज़ें दूसरी पंक्ति में आ गई। जैसे मैं समझा देता हूँ कि झांग झाऊ एशियाई खेल में, तो झांग झाऊ और एशियाई दोनों ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं। एक बात ये कही जा रही है, कब कही जा रही है, वर्तमान में कही जा रही है। कैसे? शानदार प्रदर्शन, बधाई, शानदार प्रदर्शन हुआ है इसलिए बधाई दी जा रही। किसको दी जा रही है? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए में कौन आ गया? पूरा भारत आ गया है, भारत के लोग आ गए, भारत के खिलाड़ी आ गए हैं, भारत की राजनीति आ गई है, भारत के वैज्ञानिक आ गए, मतलब भारत में जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे लिए है। दूसरा आप सुनिए कि 107 पदक जीतकर, उद्देश्य स्पष्ट हो गया, 107 पदक है और जीते हैं 107 पदक जीतकर भारतीय टीम आई तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए अब फिक्स है तो आपको 2 ही लाइन कहनी है। और ख़ास बात यह है कि जो कवि नहीं भी है वो भी फाइकू बहुत अच्छे तरीके से कह सकता है। बस ध्यान रखना है कि पहली पंक्ति में 4 शब्द होने चाहिए, दूसरी पंक्ति में 2 शब्द होने चाहिए, और बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं डालना है कि हमें दूसरी पंक्ति का जो अनुशासन है वो ध्यान में रखते हुए कहेंगे या पहली पंक्ति का जो अनुशासन है वो ध्यान में रखते हुए कहेंगे। आप सिर्फ तुम्हारे लिए ध्यान में रखिए, पहली और दूसरी पंक्ति अपने आप अनुशासन में आ जाएगी। इसमें बाधा ये भी नहीं है आपके लिए कि बहर में मात्राओं का ध्यान रखना है, बहर का ध्यान रखना है, मीटर का ध्यान रखना है, रदीफ काफिये का ध्यान रखना है। आप स्वतंत्र हैं, आप तुकांत कहिए, अतुकांत कहिए, तुम्हारे लिए अपने आप सबको शिकंजे की तरह से कस के ले आता है, अच्छे लगेंगे। प्रयोग के लिए हमेशा संभावना होती है, अच्छा बनाने के लिए हमेशा संभावना होती है। आप एक गज़ल का एक मिसरा कह रहे हैं, उस मिसरे को आप 4, 3 और 2 के रूप में कह लीजिए। एक ही मिसरे में से आप टुकड़े कर दीजिए, 4 शब्द, 3 शब्द और फिर 2 शब्द तुम्हारे लिए।
छोटी बहर का है तो तुम्हारे लिए फिक्स रहने दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए। तो ये तमाम तरीके हैं कहने के। आप गीत लिखना चाह रहे हैं, उसी के टुकड़े कर लीजिए, बात कह लीजिए। आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप बाजार गए हैं, आप कभी भी नहीं एक साधारण व्यक्ति हैं, आप बाजार गए हैं, आप बाजार से सब्जी लाए हैं, किसके लिए लाए हैं, किसको के हाथ में देंगे आप? पत्नी के हाथ में देंगे, बच्चों के हाथ में देंगे? तो तुम्हारे लिए तो फिक्स हो गया नीचे, किसके लिए लाए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। आप खुद भी उसमें शामिल हैं। क्या क्या सब्जी लाए, ये पहली पंक्ति में आ सकता है। आलू, टमाटर, मटर, गोभी। मिल गई हैं सस्ती, मिल गई सस्ती, 3 ही तो शब्द हैं तुम्हारे लिए। या मैं ले आया, तुम्हारे लिए। तो एक साधारण सी बात है। आप बाजार जाइए, फिर सुना दीजिए घर में आकर के। आप घर से बाहर जाइए तो उनको सुना दीजिए। आप जिस व्यक्ति से भी मिल रहे हैं उसको कुछ भी बात करेंगे तो लगेगा कि हाँ फायकू हो गया। बहुत आसान सी विधा हो गई है और इस विधा का भविष्य उज्जवल है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे मैं कहीं जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि ये आम आदमी की बात है। आम आदमी कहेगा, आम आदमी के लिए कहेगा, और ये आम आदमी की जो बातें होती हैं ये बहुत दूर तक जाती हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। पुनः मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे फायकू की व्याकरण पर, फायकू के तौर तरीकों पर, फायकू को और मॉडर्न बनाने पर। जो भी कुछ होगा, जो भी चर्चा आप करना चाहते हैं, वो सब चर्चा मिलजुल कर करेंगे। यह विधा मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, सबकी है। किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। धन्यवाद।